नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयर पीडिया पर। आज का तारीख है 1 जुलाई 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस सेशन को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और लोगों तक हमारी जो कंटेंट है वो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी बात से हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर लो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू का नहीं बनाई है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सोच लेते कि नहीं नहीं हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो फालतू है हम इस धरती पे, तो मतलब शायद ही पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए, नकारात्मकता को दूर रखिए। ठीक है, आप स्पेशल हैं, इस बात को ध्यान में रखिए और इसी स्पेशल को सोच के आप अपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसके प्रति जागरूक हो जाइए और एकदम निरंतर लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डिटेक्ट किया, मतलब बनाया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बेस्ड फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर? आपको मालूम होगा फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जिससे हमारे जो प्राणी है उसको, जीव जंतु है उसको बड़ा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो अर्ली, मतलब आग लगने का जो खबर है वो पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। और ऐसा किया गया है पेंच पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कान्हा कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है, ये याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए इस उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली में उच्च रिजोल्यूशन वाला एक कैमरा फिट किया गया है, जिसकी जो दृश्य सीमा है वो लगभग 15 किलोमीटर इसमें कवर हो जाएगा इस कैमरा से। ठीक है, एआई पावर्ड है ये। ठीक है, प्लेटफॉर्म पेंटेरा, एआई पावर्ड प्लेंटेरा एक प्लेटफॉर्म है। उसमें 3 मिनट के भीतर जंगल की आग का वास्तविक समय अलर्ट प्रदान करने के लिए कैमरा फीड और सैटेलाइट निर्धारित डेटा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, सैटेलाइट के आधारित पे वो जो कैमरा है वो उससे मालूम चल जाएगा 3 मिनट के अंदर में कि कहाँ पे जंगल में आग लगा हुआ है। ठीक है, यह पैन टिल्ट जम्मू या पीटेजेड कैमरा, पीटीजेड जो कैमरा होता है वह एक टावर पर स्थापित किया गया है, जो कि पेंच की सबसे ऊंचाई पहाड़ियों में से एक स्थित है। यानी कि ऊंचा पे पीटीजेड कैमरा लगा दिया गया है। अच्छा, पीटीजेड कैमरा के बारे में हम आपको बता दें कि वो होता क्या है, वो 360 डिग्री रोटेशन होता है कैमरा, है ना। वो रोटेट करते रहेगा पीटीजेड कैमरा। ठीक है, और 360 डिग्री में वो रोटेट करते रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये सब सारे चीज बता दिए कि इससे क्या होगा। ये प्रणाली तापमान, वर्षा, हवा आदि से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा कि अभी का तापमान क्या है, वर्षा होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, हवा कितना तेज चलने वाला है, सारा चीज इससे मॉनिटर हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो परियोजना है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, नागपुर और महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यानी कि नागपुर और महाराष्ट्र जो है ये इसमें वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है और क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। सीमा इसकी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य प्रदेश को, है ना, ये मैप में। ठीक है, अब इसकी जो सीमा है वो देखिएगा, राजस्थान से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात, मध्य प्रदेश के ये गुजरात और महाराष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जो कि अभी रिसेंटली बने हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे और प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थे। ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या यहाँ पे बात करें तो 7.26 करोड़ है और पुरुष जनसंख्या 3.76 करोड़ है। ठीक है, महिला जनसंख्या 3.50 करोड़ और जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात थोड़ा सा याद रखना है,
931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। कुल साक्षरता दर 69.3%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 78.7% और महिला साक्षरता दर 59.2%। मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है और उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जिला जो है वो 51 जिला है और विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 और लोकसभा में 29। प्रमुख खाद्य एवं फसलें गेहूं और चावल, यहाँ पे ज्वार ज्यादा दिखने को मिलता है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज और यहाँ पे जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 का इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष बरगद का वृक्ष है। ठीक है, प्रमुख नगर में इंदौर आपका नाम सुनने को मिला होगा कि ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। प्रमुख नदियां नर्मदा, महानदी, ताप्ती, चंबल यहीं से गुजरती है। ठीक है, चंबल घाटी यहीं पे है, ये याद रखिएगा। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जो हवाई अड्डा है वो यहीं पे है। और यहाँ देखिए हीरा, पन्ना, हीरा जो है और डोलोमाइट और हीरा के लिए ये फेमस है। उसके बाद कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये सब मध्य प्रदेश राज्य से स्थित है। ठीक है, संबंधित है। कान्हा पन्ना और गांधी सागर अभयारण्य ये सब महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाण सागर बांध ये महाराष्ट्र में स्थित है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। बांध गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, मोती महल ग्वालियर में स्थित है। खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, ये सब सारे चीज यहीं पे स्थित है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ जीआई टैग भी मिला है जो कि बहुत ही लंबा है, इसको देख लीजिएगा। बाघ प्रिंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी जीआई टैग मिला हुआ है। बेल मेटल ऑफ वायर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़, ये सब मध्य प्रदेश का ही लोगो बना हुआ है। ठीक है, चंदेड़ी साड़ी, नागपुर ऑरेंज, टॉय ऑफ द इंदौर लोगोस, ये सब मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। रतलमी सेव, बाघ प्रिंट, उसके बाद महेश्वर महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक, चिन्नौर राइस, ये सब मध्य प्रदेश का जीआई टैग है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना जो है वो हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना शुरू की गई है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता मिलेगी। यह योजना जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं। ठीक है, यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से प्रेरित है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना जो योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी कौन सा योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र में शुरू की गई है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना। ठीक है, लड़की बहन योजना। ठीक है, लेख लड़की लेख लड़की योजना राज्य सरकार द्वारा 2023-24 में लड़कियों वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने और लड़कियों को स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री अन्य छात्र योजना के तहत सभी परिवारों को हर साल 5 सदस्यों वाले परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री अन्य छात्र योजना के तहत मतलब ऐसे परिवार जिसमें 5 सदस्य होते हैं उसको 3 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। राज्य सरकार दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने का भी इसमें प्रस्ताव रखा है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा जो है, अच्छा महाराष्ट्र पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये भारत का मैप है, इसमें महाराष्ट्र आप देखेंगे इसकी जो सीमा है वो एक तो पहले तो अरब सागर से लगता है, साथ ही साथ गुजरात से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, तेलंगाना से लगता है और कर्नाटक से लगता है। ठीक है, और यहाँ पे गोवा से भी लगता है। ठीक है, तो इसकी सीमा अरब सागर से लगता है, दक्षिण में कर्नाटक और गोवा से लगता है, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से लगता है, उत्तर में गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और
उत्तर पश्चिम में दमन और दीव से भी लगती है। यानी कि देखिए दादर नागर हवेली ये भी है और दमन और दीव से भी इसकी राजधानी लगती है, मतलब सीमा बॉर्डरी साझा होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस हैं। ठीक है। इसकी ये जो राज्य दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री वी चौहान थे और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। जनसंख्या 11.23 करोड़ और पुरुष जनसंख्या 5.82 करोड़, महिला जनसंख्या 5.41 करोड़। जनसंख्या घनत्व 335 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात 929 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। साक्षरता दर की बात करें तो महाराष्ट्र का साक्षरता दर 82.3% है और महिला साक्षरता दर 75.9% है। मुख्य भाषा मराठी यहाँ पे बोली जाती है। प्रमुख त्योहार में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। और हाँ, एक और है उत्सव काला घोड़ा महोत्सव, ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु गौर है, राजकीय पक्षी घूसर बनमुर्गी और जिला यहाँ पे 36 है। विधानमंडल की बात करें तो ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 19 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78। ठीक है। पर्यटन स्थल में अजंता का गुफा, अलोरा, ठीक है, एलिफेंटा, ठीक है, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, ये सब यहीं पे स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ट्रॉम्बे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर जो कि मूवी को मतलब मूवी में क्या सीन रखना नहीं वो सब सारे चीज यहीं पे स्थित है, मुंबई में। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट ये भी मुंबई में स्थित है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में स्थित है जो कि पुणे में है। ठीक है। वन क्षेत्र लगभग 20.80% है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। वर्ष 1995 में मुंबई का नाम बदल करके बम्बई का नाम बदल करके मुंबई किया गया था। भारत का हॉलीवुड सिटी मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज हवाई अड्डा ये भी मुंबई में स्थित है। ठीक है। और एक चीज और, हाँ, जैसे सिलिकॉन वैली अगर पूछा जाए तो वो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है ना। आईटी हब भी बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला ये सब रहने दीजिए। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह जी की बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे बड़ा भी है। ठीक है। और देश का सबसे पुराने बंदरगाह में से एक है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। ठीक है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर अभी आपसे पूछ ले तो ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। ठीक है। सह्याद्री, सतपुरा, बालघाट तथा पश्चिम घाट ये सब श्रृंखलाएं महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, अभी हमने बात किया है। ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। ठीक है। इसे याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में अंतर है। ठीक है। वो दिल्ली में है और ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है। अब यहाँ देखिए कोल्हापुरी चादर ये यहाँ पे मिला है। कोल्हापुरी, नागपुर ऑरेंज, पुनेरी पाडी की, उसके बाद और नासिक ग्रेप्स ये सब महाराष्ट्र का उत्पाद है और जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल का भी यहीं पे जीआई टैग मिला है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। बाकी सारा चीज यहाँ पे देखिएगा। और ये सब टर्मेरिक को भी जीआई टैग मिला हुआ है। स्वीट स्वीट ऑरेंज, जलना का स्वीट ऑरेंज, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी पहले भी यही थी और अभी भी यही चुनी गई है। तो उर्सुला वॉन डे लेयन को फिर से अपॉइंट किया गया है यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में। इनकी ये सेकेंड टर्म है। ठीक है ना, ये दूसरी बार बनी है। ठीक है, सेकेंड टर्म। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उर्सुला वॉन डेर। ठीक है। ये देखिए उर्सुला वॉन डेर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा काल के लिए चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा और कालास को सुरक्षा और विदेशी मामलों के लिए उच्च पद प्रतिनिधि के पद के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये सब
बाकी सारा तो कुछ नहीं है। यूरोपीय संसद में अभी उर्सुला जो वॉन डेर लेयन है और कैलाश की नियुक्ति को मंजूरी देनी पड़ी है, मतलब दे दिया गया है। ठीक है। इटली के जॉर्जिया मेलोनी और हंगरी के विक्टर ऑर्बन के विरोध के बावजूद यूरोपीय संघ के नेताओं की नियुक्ति की गई है। यानी कि जॉर्जिया मेलोनी ये मतलब ये नहीं चाहती थी कि इनकी नियुक्ति हो, लेकिन फिर भी ये किया गया है। ठीक है। और अगर आपको बात करें कि यूरोपीय यूनियन में अभी कितने सदस्य हैं, तो टोटल सदस्य जो देश हैं वो 27 है। पहले 28 थे, लेकिन इसमें से एक माइनस हो गया, और वो माइनस हुआ यूके, है ना, यूके माइनस हुआ। तो इसी को ब्रेक्जिट कहा जाता है ना। ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो यूके का निकलने का विधि है उसको ब्रेक्जिट कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रीडम एस फ्रीडम एज अभ्यास में भाग लिया है? तो ये जो है ये ट्राइलेटरल अभ्यास है, और इसमें जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, सॉरी सॉरी साउथ कोरिया, तीनों भाग लिए हैं, ये याद रखिएगा। जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये त्रिपक्षीय डोमेन अभ्यास है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रीडम एज। ठीक है। अपने 3 सदस्यीय अभ्यास का समापन किया है। यह उनका पहला त्रिपक्षीय बहु डोमेन सैन्य अभ्यास था। ठीक है। दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र जेजू द्वीप पर आयोजित किया गया था। अच्छा, ये आयोजित कहाँ किया गया था? तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है। तीनों देशों के रक्षा प्रमुख जून की शुरुआत में अभ्यास आयोजित करने पर सहमत हुए थे, और अभी इन्होंने ये पूरा कर भी लिया है। ठीक है। चलिए, इसमें इस अभ्यास में वायु, समुद्री, पानी के भीतर और साइबर सहित कई क्षेत्रों पर मतलब ये जो एक्सरसाइज है उसको किया गया है कि कैसे पानी में, समुद्र, मतलब सारा चीज मेरे टाइम हो गया, अंडर वाटर और साइबर अटैक्स, ये सबसे कैसे बचना है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो यूपी सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यूपी सरकार पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए यूपी सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसकी स्थापना 2000 करोड़ रुपए की निवेश से की जाएगी। ठीक है। बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर चीनी मिल फर्म द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे उद्योग विकास प्राधिकरण, ठीक है, पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। बायोप्लास्टिक एक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि प्राकृतिक सामग्री जैसे मक्का, सूरजमुखी, चुकंदर आदि से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये पर्यावरण को ध्यान में रख के ये सब काम किया जा रहा है, यूपी के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है। अब यूपी की बात आई है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यूपी यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। सीमा उत्तर में, अच्छा सबसे पहले तो आप मैप देख लीजिए। ये जो मैप है ये उत्तर प्रदेश का है, ये भारत का नक्शा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी राजधानी उत्तराखंड से, नेपाल से, ठीक है, बिहार से, झारखंड से, और यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है, नेपाल से भी लगता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये भी याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है। मुख्यमंत्री, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी थी। जनसंख्या यहाँ पे 19.98 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 10.44 करोड़ है, और महिला जनसंख्या 9.53 करोड़ है। ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे ये डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी ये सेंसस होना बाकी है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और लिंग अनुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। राज्य का साक्षरता दर 67.7% है, और पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। मुख्य भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। 75 यहाँ पे जिला है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 और लोकसभा में 80। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस एवं क्रोंच है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कलश है। राजकीय चिन्ह मछली है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। प्रमुख खनिज में तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर और डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। पर्यटन स्थल में ताजमहल जो कि आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, काशी जो है काशी मंदिर और इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और रामबाग, ये सब मुख्य पर्यटन यहाँ पे स्थित है। ठीक है। और जनजाति की बात करें तो थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, चौका, बुक्सा, राजी, उसके बाद अथवा बनरौत, माही गिर, ये सब जो जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। बाकी सारा चीज हो गया। गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंडेल झील और पूनाताल झील, ये सब यूपी में ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन का पहली प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट रोड इनोग्रेटेड एट विच स्टेशन? मिलिट्री स्टेशन। तो ये ये जो है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन में जो पहली प्लास्टिक कचरा से बना सड़क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। 26 जून को जयपुर मिलिट्री स्टेशन की पहली प्लास्टिक वेस्ट रोड का उद्घाटन किया गया है, जो कि सजग सिंह रोड अंडर ब्रिज से व्यूज कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी है और ये प्लास्टिक अपशिष्ट से बनाया गया है, यानी कि प्लास्टिक का वेस्ट मैनेजमेंट से बनाया गया है। इससे पहले 2019 में नॉर्थ ईस्ट के नारंगी मिलिट्री स्टेशन पर प्लास्टिक वेस्ट रोड का निर्माण किया गया था। सड़क का उद्घाटन 61 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RS गोदरा ने किया और विकास के प्रतीक के रूप में एक पेड़ लगाया। ठीक है। तो ये राजस्थान में है। अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान का भी थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का मैप हम लोग देख लेते हैं। तो राजस्थान जो मैप है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का है। इससे मध्य प्रदेश भी सीमा साझा करता है, गुजरात भी सीमा साझा करता है, इधर पाकिस्तान भी सीमा साझा करता है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब जो भी है ये सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से तो सीमा साझा होता ही है। ठीक है। राजधानी जयपुर है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान। ठीक है। इतने सारे से सीमा साझाता है। वर्तमान में भजन लाल शर्मा जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। और वर्तमान में राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र हैं। स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्यपाल जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरमुख निहाल सिंह थे और प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री थे। ठीक है। जनसंख्या यहाँ पे लगभग 7 करोड़ है। 6.85 करोड़, पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़, महिला जनसंख्या 3.29 करोड़ और जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर, राज्य का साक्षरता दर 66.1% है। पुरुष साक्षरता दर 79.2% है और महिला साक्षरता दर 52.1% है। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोडावन और राजकीय फूल जो है वो रोहिड़ा है। यहाँ पे जिला की संख्या 33 है। विधान सभा जो है ये एक सदनात्मक है। विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10। ठीक है। प्रमुख नृत्य जो है यहाँ पे पनिहारी और डांडिया नृत्य जो है। ठीक है। प्रमुख जनजातियां भील, गरासिया और सहारिया, ये सब यहाँ पे प्रमुख जनजातियां है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब PCS एग्जाम में आप पूछ दिया जाता है कि गोकुल भाई भट्ट कौन थे और उनका राजस्थान से क्या लगाव है या राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है, ये याद रखें। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, ये भी राजस्थान में स्थित है
और खारे पानी की झील सांबर झील ये भी राजस्थान में ही स्थित है। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। ब्रह्म मंदिर पुष्कर का मेला ये सब राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है, लेकिन यहाँ पे पुष्कर मेला अजमेर में होता है। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा और तथा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये अजमेर में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, और राजस्थान में थार मरुस्थल है, ये याद रखेगा। ठीक है, और जो पहला पोखरण में जो परमाणु विस्फोट हुआ था ये भी राजस्थान में ही हुआ था, 18 मई 1974 को। ठीक है, ये याद रखेगा। उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये याद रखेगा। माउंट अबू हिल स्टेशन राजस्थान में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी राजस्थान में स्थित है। और सबसे पहले भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान में ही शुरू किया गया था। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। ठीक है, 1959। और 1727 में राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर को स्थापित किया गया था। और यही जयपुर जो है वो यूनेस्को के विश्व विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? तो 6 जुलाई 2019 को। ठीक है, जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में विश्व धरोहर के सूची में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान की बात आई है तो ब्लू पोएट्री, ठीक है, कोटा डोरिया, ठीक है, मोले क्ले, और यहाँ पे एक बीकानेरी भुजिया, ठीक है, फुलकारी, ये सब सारे जो है संगनेरी हैंड ब्लॉक ये प्रिंटिंग है राजस्थान के। जो पदार्थ है और जो आइटम्स है उसको मिला है। मकराना मार्बल ये सब जीआई टैग मिला है राजस्थान के। ठीक है, पोकारन पोट्री ये भी राजस्थान का है। कठपुतलीज ऑफ राजस्थान ये सब जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, जीआई टैग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में आईएमएफ द्वारा मैप किए गए 174 देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस ऑफ 174 कंट्रीज मैप्ड बाय आईएमएफ? तो इसमें भारत का जो रैंक है वो एक 72वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 72। ठीक है, आईएमएफ के द्वारा 174 देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता रैंकिंग की गई है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनी वेबसाइट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स डैशबोर्ड जारी किया गया। ठीक है, इस डैशबोर्ड में 174 अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखी गई थी। सूचकांक के प्रत्येक उन्नत व्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और कम आय वाले देश में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सिंगापुर, डेनमार्क, ठीक है, सिंगापुर, डेनमार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका है। उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से है। ठीक है, और उसमें भारत की रैंक जो है वो 72वां है, ये याद रखेगा। जबकि बांग्लादेश की रैंक 113वां है। श्रीलंका 92वें स्थान पर है। चीन 31वें स्थान पर है। दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखेगा। यहाँ पे देख लीजिए पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चौथे पे नीदरलैंड, और भारत जो है वो कितना पे है, तो 72 पे है, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू किया, मतलब जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विश्व स्तर पर सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत है। प्रेषण क्या होता है? रिमिटांस होता है, जो कि विदेशों में जो लोग भारतीय जो काम करते हैं वो अपने यहाँ पे पैसे अपने परिवार को भेजते हैं, उसको रिमिटांस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा 2024 में सबसे ज्यादा धन प्रेषित करने वाला कौन है? तो वो क्या है? भारत है, प्राप्त करता। ठीक है, 124 बिलियन, और 2025 में 129 मिलियन प्राप्त करने की उम्मीद है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। 2023 में भारत को 120 बिलियन जो धन प्रेषण प्राप्त हुआ था, जो कि इस बार 7.5% की वृद्धि को दर्शाता है। 2024 में 3.5% होने का अनुमान है। बैंक के जून 2024 प्रवासन और विकास संक्षिप्त रूप में इसका कहा गया है। ठीक है, जिसमें भारत को 18.5% मिलियन
प्रवासियों के साथ अग्रणी प्रवासी मुल्क देश के रूप में नोट किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो भारत से ही जाते हैं माइग्रेट होके दूसरे कंट्री में कमाने के लिए। ठीक है, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे इजराइल में भी इजराइल के दूतावास यहाँ पे जॉब कैंप लगाया था और अपने यहाँ पे काम करने के लिए लोगों को लेके गया है। ठीक है, तो ये सब सारे चीज़ हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने लागू करने की योजना की घोषणा की है? यानी कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड प्लान टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन लाइवस्टॉक इमिशन स्टार्टिंग इन 2030। तो ऐसा करने वाला डेनमार्क बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डेनमार्क। 2030 तक पशुधन उत्सर्जन पर जो जो कार्बन है उस पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन जाएगा 2030 तक। ठीक है, डेनमार्क ऐसा करेगा, ये याद रखेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में बरकरार 33% मैट्रिक टन का भुगतान करना होगा। 2035 तक बढ़कर 108 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हालांकि 60% कटौती से प्रभावी दरें 2030 में $17 प्रति मैट्रिक टन और 2035 तक $43 हो जाएगा ये। ठीक है, ये एक प्रकार का मतलब टैक्स है जो कि कार्बन एमिशन टैक्स हो जाएगा, वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक। ठीक है, टारगेटेड इन ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे इसमें गाय का गोबर, ठीक है, पिग्स और सिप जो भी निकलता है उससे ये टैक्स लगाएगा, है ना। ठीक है, इस पे टैक्स लगाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये किस राज्य से स्थित है? ये जो राज्य है वो तमिलनाडु से स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तमिलनाडु सरकार ने 20 किलोमीटर दक्षिण में मीठे पानी और खारे आर्द्र भूमि पल्लीकरनई मार्शलैंड की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय पुल बनाने की योजना बना रही है। चेन्नई के अंतिम प्राकृतिक आर्द्र भूमियों में से एक के रूप में यह प्राकृतिक जलीय बफर के रूप में कार्य करता है, जो कि ओकियम, मादू और मदाऊ और कोवलम क्रीक के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में 250 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करता है। एक रामसर साइट, यह 115 पक्षी प्रजातियां रसेल वाइपर सबसे जहरीला सांप होता है, और ग्लासी आइस बीज सहित विभिन्न प्रजातियों का समर्थन यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका तमिलनाडु स्थित में। तो अब तमिलनाडु का भी हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं, राज्य दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो पहला जो ये है राजधानी है वो चेन्नई है, जो कि मद्रास के नाम से पहले जाना जाता था। क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप तमिलनाडु को मैप में देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में है ना, दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण का राज्य है, इसे याद रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है वो कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, पुडुचेरी से और केरल से ये सब साझा होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक से होता है। यहाँ पे देखिए ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन सभी इसका सीमा साझा होता है। ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और वर्तमान राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री C.N. अन्नादुराई थे और पहले राज्यपाल सरदार उज्जल सिंह थे। जनसंख्या 7 करोड़ 21 लाख है। पुरुष जनसंख्या 3 करोड़ 61 लाख है। महिला जनसंख्या 3 करोड़ 60 लाख है और जिला यहाँ पे 32 है। विधानमंडल एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18, जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंग अनुपात 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लिंग अनुपात यहाँ पे काफी अच्छा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, साक्षरता दर, बहुत ही पढ़ा लिखा राज्य है ये। ठीक है, 80.1% है, जिसमें से पुरुष साक्षर जो है वो 86.8%, महिला साक्षर 77.4%। मुख्य भाषा यहाँ पे तमिल बोली जाती है। उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है। ठीक है, कोडाई कनाल के पर्वतीय स्थान ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम, नटराजन मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, ठीक है, मरीना बीच, ये सब सारे
तमिलनाडु में ही स्थित है। प्रमुख त्योहार में बात करें तो यहाँ पे नौका दौड़ और पोंगल त्योहार मनाया जाता है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहार है, नीलगिरी ताहार। राजकीय पक्षी दाबिल है, ठीक है, दाबिल। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है, ये याद रखेगा। दक्षिण भारत का राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राजकीय पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। सितंबर 1968 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रथम कार्यालय ये मद्रास में ही हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री से भी रिलेट करके हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि जो भाग है वो दक्षिणी नोक है, जो कि केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अभी कन्याकुमारी में, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। कम जनसंख्या वाला जिला पैगम्बदूर है, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला तिरुचिरापल्ली है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला चेन्नई, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु को मंदिरों को पूर्ण भूमि भी कहा जाता है। मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई 1996 में किया गया था। तमिलनाडु की प्रमुख शिखर जो है वो दोदा बेटा है, ये याद रखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ है ना, ये चेन्नई में है, पेरम्बटूर में है, ठीक है। और इसी के द्वारा लोकल कोचेस भी बनाया जाता है, और अभी जो वंदे भारत जो है वो सब आईसीएफ के द्वारा ही बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा, वंदे भारत जो कोच है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये सब देखिए, कोचीपुरम सिल्क ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। पलेम फैब्रिक ये भी जीआई टैग है। मदुराई सुंदगुड़ी, कोयम्बटूर का वेट ग्राइंडर, उसके बाद थंजावुर पेंटिंग, टेम्पल ज्वेलरी ऑफ नागेरकोइल, तंजावुर का आर्ट प्लेट, ये सब जीआई टैग है जो कि तमिलनाडु का ही मिला हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य का जीआई टैग है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा जीआई टैग है, कुछ कुछ देख लीजिएगा। हालांकि सिरुमलाई हिल बनाना ये भी तमिलनाडु में स्थित है। विरूपाक्षी हिल बनाना ये भी तमिलनाडु में स्थित है। मदुराई का माली, ठीक है। पट्टामदाई पाई, ये सब मैट, जो मैट है चटाई, वो भी तमिलनाडु में स्थित है, मतलब तमिलनाडु का ही जीआई टैग है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मिलता है। पहला जीआई टैग आपको बता दें कि दार्जिलिंग के चाय को मिला था 2005 में। इसका जो जीआई टैग का अधिनियम भी 2005 का ही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी हम इसमें बेहतर बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।